नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मसला में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए आज फिर से हम चर्चा करेंगे हरियाणा में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर। दरअसल देखिए, नगर निकाय चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है। 7 नगर निगमों, 4 नगर परिषदों और 21 नगर समितियों में 2 मार्च को चुनाव कराने की घोषणा है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित नगर निकायों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अगर किसी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। तो वहीं हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से यानी कि निष्पक्ष तरीके से कराया जाए और घोषित सभी निकायों में मेयर और पार्षदों के चुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अंबाला और सोनीपत में केवल मेयर चुनाव होंगे। तो देखिए, मेयर चुनाव का बिगुल जो है वो पूरी तरह से बज चुका है। अब जो तमाम पार्टियां हैं पूरी तरह से जोरों शोरों से यहां पर चुनाव में जुट चुकी हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि 2 मार्च को वोटिंग जो है वो की जाएगी और 12 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे और 12 मार्च को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर जनता किसे आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, एक लंबे इंतजार के बाद अब हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हो गया है और अब इस चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से बैठकें की जा रही हैं। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने दरअसल मंगलवार को पंचकुला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निकाय चुनाव की ये घोषणा की थी उन्होंने। और लंबी प्रतीक्षा यानी कि लंबी प्रतीक्षा के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हरियाणा में नगर निकाय चुनाव अब होने जा रहा है, जिसको लेकर मंथनों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। पार्टियां जो है अब पूरी तरह से जोरों शोरों से इस चुनाव में वो जुट चुकी हैं। और देखिए, अब यहां पर बीजेपी की तरफ से लगातार बैठकें की जा रही हैं, रणनीतियां तय की जा रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं वहां पे भी कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी जमीन तलाशती हुई नजर आ रही है। तो एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हरियाणा में नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है। मंगलवार को राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर निकाय चुनाव की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 2 मार्च को मतदान होगा, जबकि नतीजे जो है यानी कि जो रिजल्ट है वो 12 मार्च को आएंगे। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही सूबे में आचार संहिता लागू हो गई है और राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि 11 फरवरी को नामांकन शुरू हो जाएंगे। ये प्रक्रिया 17 फरवरी तक चलेगी। 18 फरवरी को स्क्रूटनी होगी और 19 को नाम वापसी की आखिरी तारीख तय होगी। चुनाव के नतीजे 12 मार्च को घोषित हुए जाएंगे, यानी 12 मार्च को नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। वोटर्स को नोटा का विकल्प भी दिया जाएगा। चुनाव घोषणा के साथ ही जिले में आचार संहिता भी लग गई है। आचार संहिता लगने से नए विकास कार्यों पर रोक लग गई है और एनसीआर में पड़ने वाले गुरुग्राम में मतदाता शहर की सरकार चुनेंगे। प्रदेश में पहला गुरुग्राम जिला है जहां पर एक साथ 2 नगर निगमों के चुनाव होंगे। नगर निगम गुरुग्राम की सदन का कार्यकाल नवंबर 2022 में ही समाप्त हो चुका था। इसके बाद से ही निगम अधिकारियों ने शहर के विकास की कमान संभाल रखी थी। तो देखिए, काफी एक लंबे समय के बाद अब हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है। और वहीं गुरुग्राम में पहली बार मतदाता सीधे तौर पर अपना मेयर चुनेंगे। नगर निगम क्षेत्र के विस्तार के बाद गुरुग्राम और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश वोटर इसमें शामिल होंगे। इससे पहले निकाय चुनाव में जीत कर आने वाले पार्षद मेयर चुनते थे और अब तक 2 मेयर शहर में बने हैं। तीसरी बार मेयर चुनने का हक सीधा जनता के हाथ में होगा। नगर निगम एरिया बढ़ने के बाद गुरुग्राम और बादशाहपुर विधानसभाओं का अधिकतर हिस्सा नगर निगम एरिया में है। और ये भी आपको जानकारी देते चले कि फरीदाबाद नगर निगम में 46 वार्ड है, जहां सभी वार्डों में पार्षद का चुनाव होगा और मेयर का भी सीधा चुनाव होगा। चुनाव की घोषणा होने से अब राजनीतिक दल भी उम्मीदवारों के चयन के लिए सक्रिय हो गए हैं।
तो वहीं चुनाव लड़ने के जो इच्छुक लोग भी जनप्रतिनिधियों के कार्यालय पर पहुंच गए हैं। फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव साल 2022 से लंबित है और अभी तक किसी न किसी वजह से नगर निगम चुनाव टलता आ रहा था और अब इसके बाद एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, जिसके बाद पार्टियां जो हैं वो पूरी तरह से जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं। तो वहीं अब आचार संहिता भी लागू हो चुका है, जिससे जो नए काम है उस पर रोक लग गई है और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ये जो नगर निकाय चुनाव है आचार संहिता का पालन किया जाए और मैं उम्मीद करता हूं कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से कराई जाए। तो हरियाणा में निकाय चुनाव का देखिए अब ऐलान हो गया है और आपको बताते चले कि 2 मार्च को वोटिंग होगी, जबकि 12 मार्च को जो रिजल्ट है वो आएंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, हिसार और करनाल में मेयर और सभी वार्डों के चुनाव होने हैं, जिसमें हरियाणा निर्वाचन आयोग ने राज्य के शहरी निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है और राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि फरीदाबाद, मानेसर, पानीपत, रोहतक और करनाल में नगर निगम चुनाव होंगे, जबकि अंबाला और सोनीपत में सिर्फ मेयर चुनाव कराए जाएंगे। और दरअसल हिसार नगर निगम चुनाव में करीब 2.68 लाख मतदाता शहर की सरकार का चुनाव करेंगे, जहां जिला प्रशासन ने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। इसके साथ ही यह सूची जिला प्रशासन की वेबसाइट पे भी अपलोड कर दी गई है। और आपको ये भी बताते चले कि मतदाता सूची जो है वो फाइनल करने से पहले एसडीएम और फिर उपायुक्त स्तर पर आपत्तियां मांगी गई थी और दोनों स्तर पर सुनवाई के बाद इनका निपटान करने के बाद फाइनल मतदाता सूची तैयार की गई है। इस बार निगम चुनाव को लेकर 20 वार्डों में 238 बूथ बनाए गए हैं। इस बार भी मेयर पद ओपन ही रहेगा। इससे पहले पिछली बार यह पद ओपन ही था और गौतम सरदाना इस पद पर चुने गए थे और मेयर पद ओपन होने से इस पद के लिए चुनाव लड़ने वालों की संख्या काफी ज्यादा रहेगी। इस बार वार्डों के आरक्षण में काफी बदलाव हुआ है, जिस कारण पिछले कार्यकाल में पार्षद चुने गए हैं और इस बार मैदान में नजर नहीं आएंगे। तो वहीं इस बार कई नए चेहरे जो है वो चुनावी मैदान में देखने को भी मिलेंगे। तो हरियाणा में एक लंबे इंतजार के बाद देखिए अब नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और जिसको लेकर आज बीजेपी जो है बीजेपी के अंदर जो बैठकें जो है वो शुरू हो गई हैं और चुनाव को लेकर मंथन जो करना शुरू हो गया है। तो वहीं इस बार एक देखा जाए कि एक बहुत बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, जिस तरीके से एक कॉन्फिडेंट जो है बीजेपी का एक बूस्ट हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं देखते हुए कांग्रेस जो है बीजेपी जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि जहां डबल इंजन की सरकार जो हरियाणा में है, अब उसको ट्रिपल इंजन की सरकार यहां पर बनाने के लिए। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो जमीन है जो यहां पर खिसकती हुई जा रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है यहां पर अपनी जमीन तलाशती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा का अगर हम नतीजे देखें, जिस तरीके से जब नतीजे आ रहे थे और जिस तरीके से
जो रिजल्ट आए और जिसके बाद कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से एक निराशाजनक जो है वो कांग्रेस को हाथ लगी और जिसके बाद कहीं ना कहीं अब यहां पर एक कांग्रेस के लिए एक टफ चैलेंज है। तो चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। तारुफ करवा देती हूं उनका। नीरज गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, सुनील फोगाट प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, अर्जुन सुधेल इनोलर से जुड़ चुके हैं और आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील फोगाट जी आपके पास आते हुए, देखिए अब यहां पर एक तरफ तो देखिए जो चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है और बीजेपी में मंथन भी शुरू हो गया है और साथ ही साथ बैठकें भी शुरू हो गई हैं, तो आगे की अब रणनीति क्या कुछ होगी? जी, आपको और चैनल के सभी दर्शकों को और मेरे पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार जी। और जैसा आपने पूछा कि क्या रणनीति है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तो पहले दिन से क्लियर है कि जब विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे उसके तुरंत बाद जैसे ही विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूरी कैबिनेट ने मिलके और सभी विधायकों ने मिलके पंचकुला में ही बैठक करी थी और जिसमें निर्णय लिया गया था कि जो आगामी लोग ये अपने निगम के और नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होंगे उसके लिए क्या रणनीति पार्टी की रहे। तो हम तो बहुत पहले से लगभग 3-4 महीने पहले से इस चुनाव की तैयारी में जुटे हुए थे और चुनाव आयोग ने अभी इसकी घोषणा की है। तो जैसे ही चुनाव आयोग ने घोषणा की तो तुरंत हमारी पार्टी एक्शन में आ गई और जो हमने योजनाएं बना रखी थी उनको कैसे धरातल पे उतारा जाए उसके ऊपर कल चंडीगढ़ के अंदर, पंचकुला के अंदर हमारी पार्टी की मीटिंग हुई, चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग हुई और जिसमें सभी विधायक थे, मंत्रीगण थे, जो पूर्व में चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी हैं वो भी थे, जिला अध्यक्ष थे और प्रदेश कार्यकारिणी थी हमारी सारी। तो तमाम पार्टी के हमारे नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने, आदरणीय मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री हैं वो भी शामिल थे, हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं आदरणीय पीयूष पुनिया जी वो भी उस बैठक के अंदर थे, पूरा संगठन था और पूरी सरकार थी और मिलके सभी ने कार्य योजना बनाई है कि किस प्रकार से हम जो हमने काम किए हैं, पहले काम किए हैं, जनता के बीच में उन कामों को लेकर के जाना है और किस प्रकार से हमें ये सारी चुनाव की रणनीति बनानी है। तो उसी के तहत आज 6 तारीख को और कल 7 तारीख को हर जिले पे हमारे जिला अध्यक्ष और प्रभारी जो चुनाव लड़ने के इच्छुक, हम भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने के इच्छुक जो कैंडिडेट है, जो हमारे कार्यकर्ता है, वो उनके पास आवेदन करेंगे और उसके बाद हमारी चुनाव समिति उसके ऊपर निर्णय लेगी कि किस कैंडिडेट को चुनाव लड़ाना है, कौन कहां पर उपयुक्त होगा और नहीं होगा। लेकिन आप कमाल की बात देखिए, आज पहला दिन है जब पार्टी ने ये आवेदन लेने शुरू किए हैं जी। आज जहां जहां भी आज ये जो शुरू किए हैं आवेदन लेने, वहां पे आप देखिए कि लगभग कोई भी नगर निगम या नगर पालिका ऐसी नहीं है, नगर परिषद ऐसी नहीं है जहां पे लगभग 200 अगर हम बात करें तो पहले ही दिन 200 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने आज अपना इच्छा जताई है चुनाव लड़ने की। तो ये एक शुभ संकेत है कि भारी भीड़ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से हमने लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता, विधानसभा का चुनाव जीता और उसी का परिणाम है कि हम लगातार इस चुनाव में भी हमारा कार्यकर्ता का जो उत्साह है, जो हमारी सरकार ने कार्य किए हैं, उसका परिणाम ये है, सुखद परिणाम है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जो चुनाव लड़ने के इच्छुक कैंडिडेट हैं वो बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका भविष्य, राजनीतिक भविष्य कहीं सुरक्षित है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जनहित के काम कोई करवा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करवा सकती है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो या हमारी लोकल शहरी स्थानीय सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार विकास के कार्य करवा सकती है। तो लोगों में उत्साह है और वो आ रहे हैं और परिणाम सुखद होंगे। जी बिल्कुल।
ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास सुनील जी। नीरज जी, आपके पास आते हुए देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है यहाँ पर पूरी तरह से आश्वस्त है कि फिर से यहाँ पर हरियाणा में बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार जो है वो बनने जा रही है, और कहीं ना कहीं विधानसभा लोकसभा के चुनाव के नतीजे भी देखे, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो फुल ऑन कॉन्फिडेंट में है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर नीरज जी की कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ रणनीति जो है वो बनाई गई है और कितना टफ जो है ये चैलेंज आपको नजर आ रहा है? चैनल ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं। देखिए, विधानसभा में इनको वोट मिले 39.9 और हमें 39.5, सिर्फ 0.4 का डिफरेंस है। मेरे भाई प्रवक्ता साहब की अपनी पार्टी गुणगान कर रहे थे, भैया अगर इतनी पार्टी शक्तिशाली थी, इतना आप ओवर कॉन्फिडेंस था कि आप जन कल्याण में दिख रही है, तो 2022 में इलेक्शन क्यों नहीं कराए? आप किस बात का इंतजार कर रहे थे कि हम लोकसभा में जीत जाए, विधानसभा में जीत जाए? 2022 में अब तक इलेक्शन क्यों नहीं कराए? पहली बार हरियाणा का रिकॉर्ड है पूरे हिंदुस्तान में, जो 2.5 साल नगर निगम बिना पार्षद के, बिना व्यक्ति लगा, लोग नजर की ठोकर खाते रहे। आपको इलेक्शन कराते उस समय क्यों नहीं करा? हम तो तब भी कह रहे थे। आप जीत तो अलग बात है, आपने 2022 में 2.5 साल का जो वेट किया, किसने वेट किया आपने? ठीक है, आपकी सरकार बन गई, सब कुछ बन गई, मानते हैं इस बात को। उसके बाद भी आपने इतने वादे पूरे के, कितनी बार वोटर लिस्ट में चुनाव कराया, वोटर लिस्ट में चेंज कराया, कितनी बार आर्थिक शोषण कराया, कितनी बार लिस्टें चेंज हुई, क्या आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा हरियाणा जानता हूँ। अगर आप इतने शक्तिशाली थे, इतना कॉन्फिडेंट काम किया, क्योंकि आपकी सरकार है, 10 साल 3 महीने से आपकी सरकार है हरियाणा प्रदेश में। पहले 10 साल और 100 दिन की सरकार आती, 100 दिन में आपने क्या काम किया वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपके माननीय मंत्री अनिल विज जी ने बता दिया, चैनल बता दिया आपने 100 दिन में क्या किया। ये देखिए, झूठी सरकार है, 21 रुपए खाते भी नहीं आए और 500 पर सेंटर भी कुछ नहीं पहुंचा। इनके प्रवक्ता साथी रामराज जी कहते हैं 500 सेंटर आ गया। हाँ, मानता हूँ 500 तो सेंटर का आया, 500 तो सेंटर आया, प्रवक्ताओं के घर में आया है। 21 रुपए मिले तो प्रवक्ताओं के घर वालों के, भाइयों को मिले, सब कांग्रेस, सब बीजेपी के प्रवक्ताओं को मिले, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिले, आम जनता को कुछ नहीं मिला। इनके प्रवक्ता झूठ बोलते हैं ऑनलाइन। अरे आप प्रवक्ता, आप इतने साल हो गए, 2.5 साल से इलेक्शन क्यों नहीं कराया? और अभी भी आप कह रहे थे कि दिसंबर में हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा। अब आप वेट कर रहे हैं दिल्ली इलेक्शन का माध्यम का। हम चुनाव के लिए पूरी तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने भी 4 दिन पहले, अपने 5-6 दिन पहले सब प्रभारी लगा दिए हैं, सभी हमारा ही मंथन चल रहा है, पूरी तरह तैयार है। देखिए, सिर्फ वोट का मान सिर्फ परसेंटेज 0.4 है, वो 0.4 से, ठीक है, हमको इतने कमजोर नहीं है, नेट टू नेट फाइट है, 37 सीटें, हम इतने कमजोर नहीं जितने पार्टी कमजोर तो हो रही है। हम सारी जनता भी बदल जाएगा, जनता का भ्रम टूट जाएगा, क्या काम कर रही है, 100 दिन पे क्या कर गया। आप देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए। आज मैं चैनल देख रहा था, हरियाणा की किसी जिले की बात है, तो किसी बदमाश ने, किसी गैंगस्टर ने भेजा, ना आपको लड़के की लाश मिलेगी ना राख मिलेगी। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, आप चैनल भी चेक करते हैं, मैं नाम भूल गया, हरियाणा में किस जिले की बात है, आप ही देख लेंगे कहीं। देखिए ना, कानून व्यवस्था पे दिवाला पिट चुका है। मैं फरीदाबाद से आता हूँ, फरीदाबाद में कितना कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, जबकि फरीदाबाद से 4-4, 3-3 मंत्री हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हमारे किशन पाल जी, विपुल गोयल जी है, राजेश नागर जी है, और सब कितना क्राइम है, ऑन रिकॉर्ड चेक कीजिए। और देश में क्राइम व्यवस्था का बुरा हाल है, हरियाणा में बुरा हाल है। फिर अपने इनको पड़ी है कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, जनता की कोई ध्यान नहीं है। वो तो असलियत इनको बताएगी जब चुनाव होंगे, और चुनाव होना अच्छी बात है, उसका स्वागत करते हैं, जनता तय करेगी। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आपने, ठीक है, जनता ने विपक्ष होता है तो हम जनता का और सर माथे मांगते हैं। विपक्ष में मौजूद है, 33 सीटें हमारी, कोई की भी 8 सीटें बड़ी, हमारी भी 8 सीटें बड़ी, हम 29 से 37 हुए, ये 40 से 48 हुए, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, नेट टू नेट फाइट वाली बात है। हम इलेक्शन के लिए पूरी तैयार है, और हमारे भी इलेक्शन में पूरी तरह मीटिंग कल से चालू है। हमारे भी कैंडिडेट आ चुके हैं, सब अपने एप्लीकेशन दे चुके हैं। ये वक्त बताया कौन किससे आगे खड़ा होता है। ठीक है नीरज जी, मैं लौटूंगी। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता अर्जुन सुधेल भी जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी, आपके पास आते हुए देखिए, यहाँ पर इस नगर निकाय चुनाव में इनेलो अपने आप को कहाँ देखती है, इनेलो की क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके की तैयारियां हैं? अब चुनाव करा रहे हैं तो मान के चलिए देर आए दुरुस्त आए। और अगर इंडियन नेशनल लोकदल की बात मैं करूं, नतीजे कुछ भी रहे हों, लेकिन पीछे भी जब भी नगर परिषद के, नगर पालिका के, जिला परिषद के कोई भी चुनाव हुए हों, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का काम किया है, और हर जगह हमारे उम्मीदवार हमने उतारने का काम किया। पिछले, अगर मैं जिला परिषद की या नगर परिषद की कई चुनाव की मैं अगर बात करूं,
कांग्रेस ने तो अपने सिंबल पर चुनाव ही नहीं लड़ा था और ना ही वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने भी सिर्फ 122 सीटों पर ये चुनाव सिंबल पर लड़ने का काम किया था, बाकी जगह कोई सिंबल नहीं था। जो जीतेगा वो हमारे वाली बात थी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने निरंतर लगातार कोई भी चुनाव आया हो, चाहे वो जिला परिषद का रहा हो, चाहे वो नगर परिषद का रहा हो, और अब आने वाले चाहे मेयर के चुनाव हो, पार्षद के चुनाव हो, अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का काम किया हमेशा से। और दूसरी बात, और नगर निगम की अगर मैं बात करूं, नगर पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नगर निगम का इतना बुरा हाल है। नगर निगम एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। पूरे प्रदेश में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर मेरे दोनों प्रवक्ता साथी बैठे हैं। पूरे प्रदेश में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के उसको ठीक करने करके लेकर इतने बड़ी घोटाला, इतना बड़ी धांधली जो सामने आई। इन्होंने एक आसी कंपनी को जो ये ठेका दिया था प्रॉपर्टी आईडी दुरुस्त करने का, उसका 90% सर्वे गलत था और उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के पूरा भ्रष्टाचार नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार है, जो आदमी है उसकी जुतियां घस जाती है वहां पर फिर के, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं होती। किराएदार को मकान मालिक बना रखा है, मकान मालिक को किराएदार बना रखा है। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, हमारे यमुनानगर की मैं बात बता दूं, हुड्डा के पौष इलाके की एक घर के बाहर लिखा हुआ था राधा स्वामी और प्रॉपर्टी आईडी में उसके फादर का नाम राधा स्वामी लिख दिया गया और किराएदार को मकान मालिक बना दिया, मकान मालिक को किराएदार बना दिया। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर और भी नगर निगम आज तक बहुत बुरा हाल है। अगर नगर निगम की मैं बात करूं, कोई सफाई की बात करूं, और अगर साथ लगते जो गांव नगर निगम के अंतर्गत आते हैं उनमें तो कोई जाकर भी नहीं देखता कि क्या हो रहा है, किस तरह से अवैध कब्जे हो रहे हैं, किस तरह से उनको दबाने का काम कर रहा है। कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि आज तक भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नहीं लगा पाई। और ठीक है, चुनाव होंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पहले भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़े हैं, लगातार हर चुनाव अपने सिंबल पर लड़ा है, जबकि दोनों पार्टियों ने ये चुनाव अपने सिंबल पर नहीं लड़े। और हम आगे भी अपने सिंबल पर सारी जगह उम्मीदवार खड़ा करके चुनाव लड़ने का काम करेंगे। ठीक है सुनील जी, आपके पास आते हुए देखिए, लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं वो ये भी आरोप लगा रही हैं कि आखिर ये नगर निकाय चुनाव इतना लेट क्यों हुआ। क्योंकि हम अगर आम लोगों की बात करें तो उन्हें चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे उनके बिजली की समस्या हो, ये छोटी मोटी जो भी समस्या थी उसको लेकर उनको विधायकों के चक्कर काटने पड़ते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है, प्रदेश सरकार जो है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही लेट करवाई गई है। मेरे प्रवक्ता साथी को अगर ज्ञान ना हो तो मैं उनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, उनको पता होगा हालांकि, लेकिन ये राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है कि कुछ ना कुछ सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ तो बोलना है ही आपको। लेकिन उस तगाजे में हमें याद रखना चाहिए कि जो प्रदेश सरकार ने एक अलग से व्यवस्था की थी, चाहे वो पंचायतों में हो, नगर निगम में हो या नगर परिषद में हो, आरक्षण की व्यवस्था की थी, उसके कारण ये सारी चीजें लंबी चली गई, कुछ मामले कोर्ट में चले गए और फिर समय लग गया वोटर लिस्ट फाइनल होने में, वार्डबंदी होने में, उसके कारण ये सारी व्यवस्था हुई है। अब कांग्रेस के समय में जिन लोगों को वंचित रखा जाता था चुनाव लड़ने के लिए, जो लोग चुनाव ही नहीं लड़ पाते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको आरक्षण दिया, उनको बराबर मौका दिया, सामान्य वर्गों के बराबर उनको ला करके खड़ा किया कि उनके जो अधिकारों का हनन अब तक होता आया था हमारे प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको मौका दिया। तो उस कारण से कहीं कुछ जगह पे कुछ लोग कोर्ट के अंदर चले गए, उसके बाद वोटर लिस्ट फाइनल होने में, वार्डबंदी होने में समय लग गया और उसी का परिणाम है। वरना भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पिछली बार भी थी, 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब भी हमारी सरकार दूसरी बार बन चुकी थी और तीसरी बार बनेगी, हम आश्वस्त थे इस चीज में। तो ये सब कहना, देखिए ये तो राजनीतिक तगाजा है, मेरे साथियों को ये बातें तो कहनी पड़ेंगी। और रही जहां तक हमारे साथी कह रहे थे कि उस कंपनी को काम दे दिया, देखिए उस कंपनी ने जो भी गड़बड़ियां की वो खुला दरबार लगा करके हर शहर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश था कि सभी निगम के अधिकारी, इवन वहां के डीसी भी आज भी आप चले जाइए, हर दिन 2 घंटे निश्चित कर रखे हैं
कि जिस व्यक्ति की भी जो भी समस्या होगी उसको तुरंत वहीं पे समाधान किया जाएगा, सारा शासन प्रशासन वहीं पे बैठेगा। तो इससे ज्यादा व्यवस्था और क्या हो सकती है। अब देखिए, इन लोगों के पास अपनी, मेरे कांग्रेस के साथी ने जो भी बताया, उनके पास अपनी तैयारी बताने के लिए तो कुछ है नहीं। तो वो अब ये देखिए 4 महीने के लगभग हो चुके विधानसभा चुनाव हुए, तो आज तक विपक्ष का नेता नहीं है उनके पास, ना ही कोई उनके संगठन तैयार है किसी लेवल पे, कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, कोई प्रदेश कार्यकारिणी नहीं है। तो जो एक बगैर संगठन के चलने वाला दल है, जिसके पास कोई दिशा नहीं है, जिसके पास कोई नेतृत्व नहीं है, वो लोग क्या चुनाव लड़ पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी है, ये लोग आएंगे अपने अपने हिसाब से लड़ेंगे, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कांग्रेस की अपनी अंदरूनी मामला है उनका, वो अपने हिसाब से निपटे अपने मामले को, लेकिन वो इस प्रकार से ये ओछी राजनीति ना करें कि हमने सरकार ने जानबूझ के लेट कराए। वो सारी प्रक्रिया, जो चुनाव लड़ने वाले हमारे साथी हैं किसी भी पार्टी के हों, वो सजग है, जागरूक है, उनको पता है कि वो किस वजह से प्रक्रिया डिले हुई है। और लोगों को आगे भी ये पता है कि अगर कोई शहरी सरकार कोई अच्छे से चला सकता है और विकास करवा सकता है हमारे शहरों में, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसी का परिणाम है कि अब की बार केंद्र सरकार के चुनाव में भी अलग से शहरी बजट बढ़ाया गया है, शहरी स्थानीय निकाय का चुनाव बजट बढ़ाया गया है, और सरकारों को भी अलग से 50 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने के लिए हमारी सरकार ने प्रावधान किया है, ताकि शहरों की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सके, शहरों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। जो पहले भ्रष्टाचार के भेद जो सारा बजट से जाया करता। ठीक है सुनील जी, ये चर्चा को आगे भी हम बनाए रखेंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. जन्म जन्मांतर के पाप कटे, आओ सब महाकुंभ चले। आपको प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 में आने का सादर आमंत्रण है। ये आपके लिए एक अद्वितीय अवसर है, जहां आप धर्म, संस्कृति और आध्यात्म का दिव्य अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित कर सकते हैं। साधु सन्यासियों की संगत में हरिनाम का सुमिरन कर सकते हैं। उनके आशीर्वचनों से अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। त्रिवेणी संगम के तट की दिव्यता, धार्मिक अनुष्ठानों का आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपके आध्यात्मिक अनुभव को सुखद और सहज बनाने के लिए हम भी तैयार हैं। आपके ठहरने की यहाँ उत्तम व्यवस्था की गई है। आप सपरिवार इन लग्जरी शिविरों में प्रवास कर सकते हैं, जहाँ आप साफ स्वच्छ वातावरण में प्रभु का ध्यान लगा सकते हैं। महात्मा के श्रीमुख से समुद्र मंथन की कथा का रसवादन कर सकते हैं। हवन, यज्ञशाला और महान संतों के दर्शन का सुख सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण में आहार भी सात्विक होना चाहिए। इसी को केंद्र में रखकर हमने आपकी जलपान की पर्याप्त व्यवस्था की है। स्वादिष्ट और सात्विक भोजन ग्रहण करके आप अवश्य ही यहाँ तृप्ति का अनुभव करेंगे। आपकी आध्यात्मिक यात्रा को सुखद और सहज बनाने के लिए हम कब से तत्पर हैं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चले आइए 13 जनवरी से 26 फरवरी
त्रिवेणी के तट पर गंगा, जमुना और सरस्वती की लहरों के बीच आदित्य अद्भुत दिव्यता के महाकुंभ में डुबकी लगाने प्रयागराज महाकुंभ 2025 अपने भाग्य को सौभाग्य में बदले और हमें अपनी सेवा का अवसर दें। बुकिंग के लिए कॉल करें। तो नगर निकाय चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है और देखिए अब तमाम जो पार्टियां हैं अपनी पूरी तरह से यहां पर दमखम दिखाती हुई नजर आ रही हैं, मंथन कर रही हैं, बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो गया है और इसी पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे जो गेस्ट है, जो हमारे खास मेहमान हैं, जुड़े हुए हैं। और नीरज गुप्ता जी आपके पास आते हुए देखिए जिस तरीके से आपने जो इनेलो के प्रवक्ता है आपने उनकी बातें सुनी, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कांग्रेस पर ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस अपने सिंबल पे ही चुनाव लड़ेगी। मुख्य उम्मीदवार को समर्थन करेंगे, ये पार्टी के इंटरनल मैटर है। और जो बीजेपी प्रवक्ता साथी भाई बोल रहे थे कि 2.5 साल लग गए, 2 साल लग गए, भैया मुझे ये तो बताओ कि ऐसा क्या हुआ, किसने ये क्या हुआ था, क्या 2-2.5 साल लग जाएगा? कितनी बार आपने लिस्ट करी, पूरे हरियाणा जानता है, कितनी बार वोटर लिस्ट, कितनी बार आरक्षण हुआ, कितनी बार क्या करा, मतलब आपसे पहले तो हरियाणा चला ही नहीं। दूसरी बैसाखी के सारे भैया आपकी सरकार बनी है, आपका सारा उससे पहले तो मतलब 12 साल से पहले हरियाणा बना ही नहीं, 1996 से हरियाणा बना है। तो किस पार्टी ने राज किया, किस पार्टी ने बनाया, बताइए आप अपनी बड़ी बड़ी बातें मत किया कीजिए। सब जानते हैं आप किसके सारे राजनीति में आए थे, किसके सारे हरियाणा में सरकार बनी थी, सब जानते हैं। और पिछली बार भी आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, जसपा के सारे सरकार बनी थी, जिसके खिलाफ आप लड़े थे, जिसको चोर बताया था, उससे आपने समर्थन कर लिया। खैर इन बातों को लंबी लिस्ट से राजनीति में नहीं जानना चाहता। देखिए हम अपनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, सारी जनता जानती है। विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, नगर चुनाव के मुद्दे होते हैं। ये नहीं कि आप विधानसभा चुनाव जीत गए तो आपने पट्टा लिखवा लिया, ये भी चुनाव जीतोगे। ठीक है, मैं मानता हूं जो पार्टी चुनाव जीतती है उसका मोरल हाई होता है, मैं आपकी बात मानता हूं। और दूसरे आपने हमारे संगठन पे सवाल है, मानता हूं कि हमारा संगठन नहीं बन पाया, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी कहता हूं जिस पार्टी का बिना संगठन के 37 सीट आया तो आपको तो नामो निशान खत्म हो जाएगा महाराज। आपको तो संगठन के साथ 48 सीट आई है, हमारी तो बिना संगठन के 37 सीट आई है। काश अगर हमारा संगठन बन होता तो आप 10-12 सीटों को समझ जाते। आपकी पार्टी 2 सीटों की पार्टी थी, अनिल विज जी और वही, आप शायद उन पार्टी में समझ जाते। तो ये हमें समझाने का प्रयास नहीं करें क्या अच्छा क्या है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और ज्यादा आप जो तारीफ करते हैं, आप मोदी जी की तारीफ करते हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री केंद्रीय जिस तरीके से विधानसभा के नतीजे हमने देखे और जिस तरीके से आप लगातार बीजेपी के बारे में बता रहे, बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी फिलहाल ये स्थिति है कि कांग्रेस की जो जमीन है वहां पर खिसकती हुई जा रही है। तो क्या अभी फिलहाल कांग्रेस को खुद पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है? अब ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ना तो बीजेपी प्रवक्ता साथी इस बात को झुठला सकते, ना मैं झुठला सकता, ना शायद आप। इनका 39.9 वोट परसेंटेज है और हमारा 39.5 है। बताइए क्या फर्क है, पॉइंट वोट का है। इनको भी सब लोगों ने वोट दिया, हमें भी सब लोगों ने दिया, 0.4 सीटें तब्दील हो गई। बताइए क्या फर्क है, तो ऑन रिकॉर्ड बात है। अगर 39.5% हमें वोट मिला है तो जनता ने हमें दिया है ना वोट। आप बताइए कितना फर्क है 0.4 में। 0.4 इनकी सीटों में तब्दील हो गई, 8 सीटों का फर्क है। तो ऐसा नहीं है जनता ने मैंने कहा है। ठीक है हम कुछ सीटों पे हार गए और किस सीटों पर कोर्ट केस भी चल रहा है, देखते हैं कोर्ट केस में क्या होता है। नहीं है, मैं मानता हूं इनकी सरकार बनी है, विपक्ष ने हमें, आपने जनता ने हमें विपक्ष में बैठने मौके दिया, लेकिन विपक्ष इतना कमजोर नहीं है जितना आप कमजोर सुने। 37 सीटें कम्युनिटी नेट टू नाइट फाइट मानी जाती है। इसका जवाब इनको नगर निगम चुनाव में मिलेगा। कैसे जनता इनसे परेशान है। 100 दिन के बाद जो अनिल विज जिनके सीनियर मंत्री हैं, जिनके भरोसे हरियाणा में बीजेपी की एंट्री होती है, जब से बीजेपी आई है हरियाणा में, जब से वो हमेशा एमएलए रहे हैं, 2 सीटों की पार्टी वो करती थी, उनका बयान सुनिए कि 100 दिन पर उन्होंने क्या कटाक्ष किया। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, अपनी पार्टी को संभालें। तो उन्होंने मोहन बरौली में बोला था नैतिक स्तर पर जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। ये सत्ता के इतने लालची है, इस्तीफा देना नहीं चाहते। अरे भाई अगर आप पे एफआईआर हुई तो आप इस्तीफा दे दो, क्या दिक्कत है आपको सत्ता से चिपकने का। जो आपके खुद के पार्टी के मंत्री कह रहे हैं कि नैतिक तौर पर इस्तीफा देना चाहिए,
तो आप पड़े अब पार्टी बड़ी, बताइए क्यों नहीं इस्तीफा दिया आपने? जब हमारी कांग्रेस सरकार होती थी चिल्ला चिल्ला के कहते इस्तीफा दे दो, और हम फौरन इस्तीफा देते रहे, क्यों नहीं इस्तीफा दिया अब तक ने? तो उस बात को कौन करते? जनता सब देख रही है। ठीक है कि सरकार बन गई, कोई बड़ी बात नहीं है। जनता में देखिए शासन, सबसे पहले 50 साल शासन किया है, अभी तो 10 साल इन्होंने शासन किया है, और तीसरी बार भी इनकी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। वो आप सब जानते हैं, नीतीश जी के सहारे सरकार बनी है, दूसरे कोलिशन के सहारे ये 200-400 नारे देते, 240 सीटों में सिमट गए। जनता ने सबक सिखाई क्या नहीं है? ये तो तीसरी बार भी कहते हैं 400 बार। देखिए लड़ाई करते हैं जात पात की, हमारी सरकार बने न बने, हम जात पात के हिसाब से नहीं करते, हम संविधान को बचाने समर्थक है। जनता इनको सबक सिखाएगी। ठीक है, हमें 4.5 साल सबक में बैठना है, हम जनता का मुद्दे उठाएंगे। अरे विपक्ष पद ना बने बस से आपको बढ़ता है। हमारे सब नेता मुद्दे उठाते हैं, क्या जनता विपक्ष पद भी मिल जाएगा आपको दिल्ली चुनाव के बाद? आप ठीक है नीरज जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है। देखिए सुनील जी, आपने साफ तौर पर यहाँ पर नीरज जी को सुना, उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा, लोकसभा, नगर निकाय चुनाव, हर एक चुनाव अलग होता है और हम पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है। इस पर आपका कमेंट है? रहा कि मैं मेरे साथी प्रवक्ता को नहीं सुन पा रहा था, मेरे तक उनकी आवाज नहीं आ पा रही थी। कृपया आप इस चीज को भी आप दुरुस्त करें ताकि मैं सुन पाऊं उनकी बातें। और जैसा आपने बताया मुझे कि मेरे साथी पूछ रहे हैं कि हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव अलग होता है, लेकिन हर चुनाव में कांग्रेस प्रवक्ताओं की और कांग्रेस नेताओं की बात यही होती है कि हर चुनाव अलग होता है। अब की बार जनता हमारा साथ देगी, अब की बार जनता हमें वोट देगी, लेकिन जनता इनसे दूर ही होती जा रही है। कोई भी चुनाव देखिए आप उठा करके, लगातार जनता इनको नकारती जा रही है मेरे साथियों को। और लेकिन फिर भी इनका कॉन्फिडेंस लेवल है कि बगैर नेतृत्व के, बगैर संगठन के ये लोग इतने अच्छे से यहाँ बैठ के बातें कर पाते हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पार्टी का पक्ष रख पाते हैं, तो ये लोग भी बधाई के पात्र है। कांग्रेस प्रवक्ताओं के लिए काफी कठिन समय है देश में, प्रदेश में, कि वो किस प्रकार से अपनी पार्टी की बातें रखें, क्योंकि जब तक पार्टी के अंदर कोई एक्शन नहीं होगा, जब तक पार्टी का सिर्फ नेतृत्व कोई कदम नहीं उठाएगा, जब तक पार्टी की कोई नीति रणनीति नहीं होगी, तो प्रवक्ता भी क्या ही कह सकते हैं। वो सिर्फ दूसरी पार्टियों पे लांछन लगा सकते हैं या इस तरह की बातें कर सकते हैं। अब देखिए हमने तो तय कर दिया, मैंने पहले भी बताया कि जैसे ही विधानसभा का चुनाव हुआ, हमारे प्रदेश संगठन की मीटिंग पंचकुला में हुई थी, जैसे ही हमारे विधायकों ने शपथ ली, शपथ ग्रहण समारोह हुआ विधायकों का, तुरंत इस स्थानीय चुनाव के लिए मीटिंग होती थी। हमारे प्रदेश स्तरीय नेता, हमारे राष्ट्रीय स्तरीय नेता जो हैं, वो सब यहाँ पे स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं कि हम कौन सा चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे, कौन सा नहीं लड़ेंगे। नगर परिषद और नगर निगम का चुनाव हम सिंबल पे लड़ेंगे। नगर पालिका के अभी विचाराधीन है, कुछ हमारे कार्यकर्ताओं के सुझाव है कि नगर पालिका भी हमें सिंबल पे लड़ना चाहिए, तो उसके लिए भी अभी हमारा नेतृत्व विचार विमर्श करेगा। लेकिन कांग्रेस का तो जैसे पहले आपने भी बताया कि पिछले चुनाव में भी इन्होंने कहा था कि हम सिंबल पे लड़ेंगे, और ऐन वक्त पे आके इन्होंने सिंबल पे नहीं चुनाव लड़ा था। अब भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि देखिए जब तक कोई एक डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं होगी, जब तक एक संगठन का काम क्या होता है, संगठन का काम यही होता है कि तालमेल बना के पार्टी चले। इतनी बड़ी पार्टी है, हुड्डा साहब कुछ कहते हैं, शैलजा जी कुछ कहते हैं, सुरजेवाला कुछ कहते हैं, सबने अपना अपना एरिया बांटा हुआ है। अपने एरिया में हुड्डा जी चलाते हैं, अपने एरिया में शैलजा जी चलाती है, अपने एरिया में सुरजेवाला जी चलाते हैं। सब अपनी डपली अपना राग है इन लोगों का। जब तक कोई किसी भी संगठन में एक रास्ता नहीं होगी, समरसता नहीं होगी, तो वो संगठन एक मिसगाइडेड मिसाइल से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। और इसी का परिणाम है कि जो जमीनी स्तर का कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो भी हताश है, निराश है, क्योंकि उसने देख लिया हर चुनाव में कार्यकर्ता जोर लगाता है और उनके नेता सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर कैसे कर देते हैं? आपसी लड़ाई के कारण, आपसी फूट के कारण इनकी पार्टी का भला नहीं हो पाता। सब जितने भी धड़े हैं उन सब का एक ही ध्येय रहता है कि किस प्रकार हम संगठन के ऊपर कब्जा करें। हुड्डा साहब का रहता है कि मैं अपने बेटे को कैसे सेट करूं, मैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री कैसे बनाऊं। शैलजा जी का रहता है कि मैं कैसे पावर को लूं, इनको बहुत साल हो गए। सुरजेवाला जी बैठे हैं, वो बैठ के दिल्ली की राजनीति करते हैं, ट्विटर पे लिखते रहते हैं, ग्राउंड से उनका लेना देना है नहीं। तो इस तरह के हर नेता इनका अपने निजी ख्वाब पाले हुए है और इनके निजी ख्वाबों का खामियाजा भुगतना पड़ता है
इस प्रदेश की भोली भाली जनता को, और जो कांग्रेस का जमीनी स्तर का जो थोड़े बहुत कार्यकर्ता बचे हुए हैं बेचारे, नीरज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लूंगी जवाब इसका। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि जो कार्यकर्ता बचे हुए हैं इनके, मैं बेचारा इसलिए कहता हूँ कि वो जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन उनका शीर्ष नेतृत्व तो कोई कदम ही नहीं उठाता, शीर्ष नेतृत्व के अंदर कोई एक्शन ही नहीं है, तो इसलिए ये लोग हताश हैं, निराश हैं। ठीक है, ये हर चुनाव में ऐसे ही बातें करते हैं, और इनकी ये आप देखिए, अपने लिए बताने के लिए कुछ नहीं होगा इनके पास, सिर्फ नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, ये बातें इस चुनाव के बाद भी होने वाली है। मैं आप भी यही होंगे डिबेट में, मैं भी यही होगा, हमारे साथी भी यही होंगे, यही बातें ये सब लोग कहेंगे कि चुनाव आयोग ने हमारा साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जमीनी स्तर पे काम नहीं किया है। जो संगठन पे कब्जा करने की लड़ाई है वो इतनी ज्यादा है कि ये आपस में ही एक दूसरे को हराने में लगे रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद इनके खुद के नेताओं के बयान सुन लीजिए कि उसने मुझे हराया, उसने मुझे हराया, उसके कारण मैं हारा, उसने यहाँ पे डमी कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो ये जो लड़ाई है, इसके कारण अल्टीमेटली नुकसान हरियाणा प्रदेश की आम जनमानस का होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति से अच्छे से अवगत है, हमारे शीर्ष नेतृत्व को पता है। इसीलिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही सारे संगठन में बैठ के निर्णय लिया है कि हर नगर निगम के हिसाब से अलग अलग मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। कहाँ पे जहाँ की जो जरूरतें होंगी, जो जहाँ की लोकल समस्याएं होंगी, उनको ध्यान में रख करके हमारी सरकार काम करेगी। उन्हीं मुद्दों पे, हमारी स्थानीय मुद्दों पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ना कि प्रदेश के मुद्दों पे, ना कि देश के मुद्दों पे। जो उस निगम के परिषद के मुद्दे होंगे उन्हीं पे ये चुनाव लड़ा जाएगा। ये हमारी स्थिति स्पष्ट है, और हमने तो कमेटियां भी बना दी है। हमारी मैनिफेस्टो कमेटी 1-2 दिन में बनके तैयार हो जाएगी। उसकी भी अनाउंसमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं कि नामों पे चर्चा करके और मैनिफेस्टो कमेटी बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस का या जो आम आदमी पार्टी का या इन जो भी है, इनका कोई अता पता ही नहीं है अभी तक चुनाव में ये लोग है कहाँ, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ बैठे हैं कि जनता हमें भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के वोट देगी। हम जो इनको दिन भर गालियां देते रहते भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी जी को या नायब सैनी जी को कोसते रहते हैं, उनको सुनकर ठीक है सुनील जी, मैं जवाब ले लूंगी। ठीक है, जनता वोट नहीं देगी, जनता काम देखती है, जनता एक्शन देखती है, जनता पार्टी का नेतृत्व देखती है, उसकी क्या नियत है, क्या नियति है, वो सब देखती है। उसी का परिणाम है कि लगातार 3 बार से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की देवतुल्य जनता आशीर्वाद देती आई है और आगे भी देगी। अब ये हमारे साथियों की लाइन फिक्स है। हर चुनाव के बाद ये कहते हैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। ये जो इनकी लाइनें हैं वो फिक्स होती हैं। तो ये सब प्रदेश की जनता डिसाइड करेगी। हमारा काम है कि हम जान से चुनाव लड़े। हमारा संगठन तैयार है इस चीज को लेकर के। जब चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की थी उससे पहले ही हम सब अपना फाइनल कर चुके हैं। अब सिर्फ हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं, वो अपना नाम देंगे। उनको फाइनल आज आ चुके हैं। हर निगम से, हर परिषद में 200 से ज्यादा नाम आ चुके हैं। आज पहले ही दिन हमारे पास, कल का दिन भी शेष बचता है। उसके बाद जो सारी प्रक्रियाएं शुरू होंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो 8 निगम और परिषद और पालिकाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ पे अपनी स्थानीय सरकार बनाएगी। और लोगों को ठीक है सुनील जी, ये जो तमाम बातें आपने कही, इसका जवाब मैं नीरज जी से लूंगी। ठीक है, अर्जुन सुधेल जी आपके पास आते हुए, देखिए इनेलो ने किस तरीके की जो स्ट्रेटेजी बनाई है, या फिर कह ले किस तरीके के कौन से जो स्थानीय मुद्दे हैं जिसको लेकर इनेलो जो है वो चुनाव प्रचार में उतरेगी और जनता को साधने की यहां पर कोशिश करेगी। ट्रेनिंग दी जाती है, एक पन्ना दिया जाता है, अपने आईक्यू लेवल का इस्तेमाल नहीं करते, वो जो लिखा वही बोलते हैं। नरेंद्र मोदी को कोसते हैं, उसको कोसते हैं। अरे आपको शर्म नहीं आती? आपके नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, नेहरू जी को कोसते हैं, राजीव गांधी जी को कोसते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए जो आदमी दुनिया बनी है। अरे हम तो वैसे खोजते हैं, आप तो वैसे ही खोजते रहते हो। सबको नेहरू जी ने किया, मोदी उन्होंने किया, राजीव गांधी ने किया, इंदिरा गांधी ने किया। शर्म आनी चाहिए आपको झूठ बोलते हुए। और आप क्या सिखाएंगे? 10 साल 2 महीने की पार्टी, इतना गुरूर। अरे हमने 45 साल शासन करा है, आपको तो जनता ने बाहर रखा आपकी जाति होने के कारण।
ठीक है, आपको किसी तरह सत्ता हाथ में लग गई, आपको तो 45 साल से सत्ता में देश की जनता ने बाहर रखा है, सब जानते हैं आपको कृत्य कैसा है। आपकी तरफ जात पात की लड़ाई नहीं करते, और जो आपकी वही मोदी जी है जो कहते थे देश का रुपया गिरता है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गिरते हैं, प्राइम मिनिस्टर गिरता है। क्यों नहीं भैया, अब देश का रुपया गिरा तो किसका मान गिरा? अब मोदी जी गिरे नहीं गिरे? झूठ बोलते समझ आती। मोदी स्टेटमेंट आपको भेजू मैं, आपको मोदी जी क्या बोलते थे मनोज सिंह जी के बारे में, ये देश का रुपया गिरता है, प्राइम मिनिस्टर गिरता है, तो अब कौन गिरा भैया? मोदी जी गिरे, कौन गिरे? तो आपकी पार्टी के सब जानते हैं, इसी तरह सत्ता के हाथों लग गई तो आप 10 साल 2 महीने के शासन और बता रहे हैं कि हम सबसे बेस्ट है। अरे हमने 45 साल शासन करा है, जो ये देन है सब हमारी देन है, जो रूट बना रहे हो सिर्फ हमारी देन है, हमने बोर्ड से बनाई, आप उसको बना रहे हो, अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते। पिछले 75 साल में जितना कर्जा था देश पे, बताइए 55 लाख हजार करोड़ का, आज 215 लाख करोड़ का, इसमें आपके अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर हुए, सब कुछ हुए। हरियाणा में कितना कर्जा है बताइए आपको? आप विकास की बात करते हैं, लोगों को कर्जा बना रहे हैं, हर हरियाणा वासी पे 1,38,416 पे कर्जा है, मेरे प्रवक्ता साथी आप पे भी कर्जा है। आपको शायद बीजेपी तनख्वाह देती होगी तो आप बीजेपी गुणगान कर रहे हैं, क्या ये आप पे कर्जा नहीं करता है? मेरे जो मैडम बोल रही है जो भी उन पर भी कर्जा है, सभी बीजेपी तस्वीर करते हैं, विकास की बात करते हैं। अरे 10 साल 2 महीने की आपसे सत्ता हजम हो रही है, आप हमको मियां मिट्टू बन रहे हैं, आप क्या शहंशाह बन गए हैं क्या? लेकिन नीरज जी सुनिए, लेकिन नीरज जी कर रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये कहती रहती है कि कांग्रेस जहां पे जीतती है तो वहां तो ईवीएम सही रहता है, जहां पे अगर कांग्रेस हारती है तो ईवीएम वहां पर खराब हो जाता है। और एक मिनट सुन लीजिए पहले सवाल सुन लीजिए। और बीजेपी का ये भी एक सवाल है कि लगातार जिस तरीके से कि कांग्रेस के कुछ अपने मुद्दे तो है ही नहीं, बस कांग्रेस को दूसरे के घरों में ही झांकने का बस आदत हो गई है। जिस तरीके से हरियाणा की बात कर ले, यहाँ पर ऐसा आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को अपने खुद अपने पार्टी के अंदर मंथन और चिंतन करने की जरूरत है? देखिए, पूरे यहाँ जानता है किसको करके मैं झांकने आ जाता है। आज इन पे जितने नेता कांग्रेस के जो नेता है, तो ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, पूरे यहाँ जानता है कौन किसके घर में जागता है। ये हमारे घर में जागता है, कुलदीप बिश्नोई इसका उदाहरण है जी, किरण चौधरी इसका उदाहरण पे अपना है क्या? वीरेंद्र जी गए देवाब से आ गए अपने घर में, इन पे अपना कुछ भी नहीं है। देखिए, दूसरी बात आपने जो बात कही, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, कांग्रेस पे एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस की विचारधारा है, हम अपनी विचारधारा के लिए कंप्रोमाइज नहीं करते, क्या हमें सत्ता मिले ना मिले, हम अपनी विचारधारा को हमेशा जिंदा रखते हैं। कांग्रेस एक विचारधारा है, जो मेरे प्रवक्ता साथी बोल रहे हैं ना, इनकी भी 2 पीढ़ी उठा के देख रहे तो हर कोई आदमी कांग्रेस का ही मिलेगा। इनको शायद ज्ञान नहीं है, इनके दादा परदादा कोई ना कोई कांग्रेस मिलेगा, ये अभी नहीं है, इनको पता नहीं है। अरे बीजेपी जो 10 साल 2 महीने का शासन हुआ है, इनके अपने लोग परेशान है, ये हमारी पार्टी में जागते हैं। अनिल विज जी क्या बोलते हैं? अनिल विज जी सीएम नहीं बनना चाहते भैया, आप हमें कह रहे हो, अपने अनिल विज को क्यों नहीं कंट्रोल करते? आपकी 100 दिन की रोटियों में क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि 100 दिन में क्या हुआ, तो आप झूठ बोलते हो। आप पहले अपनी पार्टी पे लगाम लगाओ, अनिल विज जी क्या बयान देते हैं, क्यों इन पे कोई कार्रवाई कर रही? पहले आप अपने संसद देखो, हमसे देखो। आप तो पार्टी के नेताओं को तोड़ने पर रहते हो, हमें कुछ नहीं, हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे, हमें सत्ता मिले ना मिले, हम जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हमारी एक विचारधारा है, हम अपनी विचारधारा से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते कि हमें सत्ता मिले न मिला। आप तो जात पात की लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से लड़ाते हैं, हमें ऐसा काम नहीं करना कि हम सत्ता से 10 साल बाहर रहे, 15 साल पर रहे। हम हरियाणा की आवाज वृक्षों उठाते रहेंगे, संसद में उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे और सड़कों में उठाएंगे, और हमें विश्वास है जनता कभी नहीं कभी हमारे साथ जीतेगी, जनता में वोट जुड़ देगी। और अभी भी आपका इतना वोट परसेंटेज ज्यादा नहीं है, 0.4 से सिर्फ बाजी पलटी है। हमारा 39.9 है और हमारा 39.5 है। ठीक है, ठीक है। अर्जुन सुदेल जी, आपके पास आते हुए देखिए, इनेलो के कौन से ऐसे मुद्दे, स्थानीय मुद्दे हैं जिसको लेकर नगर निकाय चुनाव में वो जनता को साधने की कोशिश करेगी और जमीनी स्तर पर वो उतरेगी? ठीक है सुनील जी, आपके पास आते हुए देखिए, लगातार यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं नीरज गुप्ता जी, लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है परिवारवाद की बात उन्होंने कही, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी का यहां पर जो पार्टी गठबंधन बनी है, कहीं ना कहीं इसमें पूर्ण बहुमत के साथ ये गठबंधन नहीं हुई है। तो ये तमाम आरोप जो है यहां पर कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मेरे कांग्रेस प्रवक्ता साथी के लिए प्रार्थना करूंगा भगवान से कि उनको सद्बुद्धि दे, उनको बोलने की थोड़ी सी तहजीब दे। और यही फर्क होता है इनकी पार्टी में और हमारी पार्टी में
मैंने पहले भी कहा कि इनकी पार्टी एक मिसगाइड मिसाइल से कुछ ज्यादा नहीं है, और आप उसी का परिणाम है कि इनके प्रवक्ता चैनल पे बैठ के कुछ भी अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करते हैं, और कोई गरिमा नहीं है इनके अंदर, चाहे मंच हो या किसी डिबेट का मंच हो, कोई शब्दों की गरिमा इनको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई चेक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि चैनल पे बैठ के किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग तुम दूसरे लोगों के लिए करते हो। तो ये जो इनकी विकसित मानसिकता है, ये जो इनकी एक जो मानसिकता है घृणा से भरी हुई, जो एक जहर भरा हुआ है इनकी सोच के अंदर, वो सारा ये लोग उड़ेल देते हैं जब भी इनको मौका मिलता है। चैनल के ऊपर मोदी जी को लेकर के या हमारी पार्टी को लेकर के किस प्रकार से मेरे साथी बड़े बड़े सर्टिफिकेट दे रहे थे कि तुम भी कांग्रेसी हो, तुम्हें 2 दिन हुए हैं। अरे भाई, आप इस राजनीति के पुरोधा क्या? आप ही विषम पिता में हो क्या? यहाँ पे जो आप डिसाइड करेंगे कि किस पे कितना कर्जा है, कौन कितने दिन पहले राजनीति में आया है, कौन क्या राजनीति करता है, अपने तक बातें रखा कीजिए, अपनी जबान को लगाम दे के रखा कीजिए, ताकि दूसरे साथियों को भी आपके साथ बहस करने में अच्छा लगे। वरना ये आप थोड़े से दिन में इन कांग्रेसियों का ये हाल हो जाएगा कि कोई चैनल वाला भी आप लोगों को नहीं बुलाएगा डिबेट के लिए। आपके पर मुझे पता है, मैंने पहले भी कहा कि जब पार्टी के अंदर एक्शन होगा तभी प्रवक्ता चैनल पे बैठ के कुछ कह पाएगा, क्योंकि पार्टी के अंदर एक्शन नहीं है, इनका सिर्फ नेतृत्व भी नकारा है, निकम्मा है। इसलिए ये मेरे साथी बैठ के यहाँ रात को सड़कों पे घूमते हुए, फोन लगा के कान के ऊपर आवारा की तरह घूमते हुए डिबेट में भाग लेते हैं, और एंकर को भी और दूसरे प्रवक्ता साथियों को भी जितना ये कह सकते हैं उतना कहने की कोशिश कर सकते हैं। जो निम्न स्तर की इनकी भाषा शैली है, जो ओछी भाषा शैली है, उसका प्रयोग करते हैं। अरे भाई, तरस आना चाहिए। मुझे तरस आता है आपकी पार्टी पे, आपके पार्टी के नेतृत्व पे, जो आप जैसे प्रवक्ताओं को जो डिबेट के लिए भेजते हैं। तो इससे ज्यादा दिवालियापन और क्या होगा कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई ढंग का प्रवक्ता नहीं बचा। उनके प्रवक्ताओं की भाषा शैली इतनी गिर गई है कि वो आके यहाँ स्टूडियो में बैठ के दूसरे लोगों को सर्टिफिकेट बांटते हैं। अपनी पार्टी के लिए कहने के लिए 2 लाइनें नहीं है, 2 लाइनें नहीं है अपनी पार्टी की नीतियों के लिए। जिस मुद्दे पे आज ये बहस हो रही है, उस मुद्दे पे बोलने के लिए 2 लाइनें आपके पास पूरे 1 घंटे की डिबेट में नहीं मिली कि किस मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी यहाँ पर। लेकिन आप बैठ जाते हो नरेंद्र मोदी को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के। ये रटी रटाई बातें आपका छिछोरापन दिखाती हैं, आपका हल्कापन दिखाती हैं। ये दिखाती हैं कि आपकी पार्टी खोखली हो चुकी है, आपके पास कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नियत नहीं है। जो भी उठा, जिसका भी मनाया वही डिबेट में चल पड़ता है, जिसका मनाया वही मंच पे भाषण देते हुए। ठीक है यहाँ पर सुनील जी, ठीक है। तो देखिए, लगातार अब नगर निकाय चुनाव जो है वो अब यहाँ पर होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियां जो है अब जोरों शोरों से दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है, और इसी पर हमने आज खास चर्चा भी की। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।